हेलो एवरीवन, तो हम शुरू कर रहे हैं आज के क्लास। आज जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो है टाइम टू पुश बैक। पहले हम इसके वर्ड्स करेंगे और फिर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहला वर्ड देखिए। पहला वर्ड लिखा है इवेजन। इवेजन का मतलब समझते हैं, मतलब किसी भी चीज से बचना। अगर आप किसी चीज को इवेड कर रहे हैं तो आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। इससे वर्ब क्या निकलती है? इवेड करना। अच्छा, एक सेंटेंस सुनिए। जैसे मैंने बोला डोंट इवेड योर इनकम टैक्स, मतलब अपना इनकम टैक्स से मत बचो। और एक हिंदी में टर्म आता है कर की चोरी, मतलब इनकम टैक्स की चोरी करना। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन। तो अगर आप किसी भी टैक्स की किसी भी टैरिफ को इवेड कर रहे हैं तो आप उसको पूरा पे नहीं कर रहे हैं, आप उसको मतलब उससे आप वो उसको आप अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स इवेजन, इवेड करना। नेक्स्ट है कंसीवेबल। अच्छा देखिए क्या होता है। पहले देखो इससे वर्ब क्या निकलती है? कंसीव। स्पेलिंग देखो, ऐसे कौन सी लिख के फिर IVE ऐसे करना है। ठीक है, कंसीव का मतलब होता है टू इमेजिन, कल्पना करना। इसके बाद प्रेपोजिशन क्या आएगी? ऑफ। देखो पहले एक सेंटेंस सुनना। जैसे मैंने बोला कि वी कांट कंसीव ऑफ दिस प्लान विदाउट हिम। एक और सुनो, वी कांट कंसीव ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस प्लान विदाउट हिम। दूसरे वाले की हिंदी क्या है? कि हम इस प्लान की सफलता उसके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पहले वाला क्या था? कि हम इस प्लान को ही इमेजिन नहीं कर सकते हैं उसके बिना। ठीक है, तो कंसीवेबल क्या है? जो इमेजिनेबल है, जिसकी कल्पना हो सकती है। इसका ऑपोजिट क्या होता है? इनकंसीवेबल। द सक्सेस ऑफ दिस प्लान इज इनकंसीवेबल। ठीक है, मतलब इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। द सक्सेस ऑफ दिस प्लान विदाउट हिम इज इनकंसीवेबल, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंसीवेबल क्या हो गया? पॉसिबल टू इमेजिन। एक कंसीव वही होता है, अगर किसी ने कंसीव करा है किसी लेडी ने, तो क्या शी इज प्रेग्नेंट, ये वो वाला वही वाला कंसीव है। ठीक है, और इसका एक मतलब क्या होता है? इमेजिन करना। इट इज कंसीवेबल दैट प्राइसेस में राइज फर्दर, मतलब ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइसेस शायद आगे बढ़ जाए। अच्छा, इसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा नहीं था, इसको पढ़ लेते हैं। द कंपनी वॉज एक्यूज ऑफ टैक्स इवेजन। एक्यूज क्या होता है? किसी पे इल्जाम लगाना। इसके बाद भी प्रेपोजिशन ऑफ आती है, मतलब कंपनी पे इल्जाम लगा कि उसने टैक्स को इवेड किया है। ठीक है, नेक्स्ट करें, देख लेंगे इसको एक बार। नेक्स्ट है इवेंचुअलिटी। अच्छा, इवेंचुअली क्या होता है? फाइनली। जैसे मैंने कहा, मुझे को पता था इवेंचुअली ऐसे ही होएगा। तो इवेंचुअलिटी होती है कोई भी पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन, कोई भी संभावित स्थिति। मतलब अगर कोई भी सिचुएशन भविष्य में बनती है और उसको हम क्या कह देते हैं कि भाई, एक सेंटेंस देखो। जैसे मैंने कहा कि देख, अगर हमको सफल होना है ना, या अगर हमें इस प्लान को सफल करना है, इस प्रोजेक्ट को सफल करना है, देन वी मस्ट बी रेडी टू डील विद एवरी इवेंचुअलिटी। मतलब हमें हर संभावित स्थिति को डील करना होगा। समझ आ गया? मतलब कोई भी सिचुएशन आए, वी मस्ट बी एबल टू डील विद इट। हम मतलब हमारे पास इतनी एबिलिटी हो कि हम इससे डील कर सके। ठीक है, वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर, मतलब हमें रेडी रहना पड़ेगा किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। नेक्स्ट वर्ड है रेजिस्ट करना। रेजिस्ट क्या होता है? रोके रखना, विरोध करना। एक सेंटेंस देखो, जैसे मैंने बोला वी ह्यूमन बींग्स रेजिस्ट चेंज, मतलब ये हमारी टेंडेंसी है। वी टेंड टू रेजिस्ट चेंज, मतलब हम वेलकमिंग एटीट्यूड के साथ जो है बदलाव अगर कोई जीवन में आए तो हम उसको नहीं लेते, हम रेजिस्ट करते हैं। अब एक सेंटेंस और सुनो। जैसे मैंने बोला आई कुडंट रेजिस्ट लाफिंग, मतलब मैं हंसने से रह नहीं पाया। समझ रहे? मतलब आई कुडंट हेल्प लाफिंग। तो ये वही रेजिस्ट है। रेजिस्ट मतलब द वर्कर्स रेजिस्टेड द न्यू पॉलिसी, मतलब उन्होंने उसको वेलकम नहीं करा, वो उसको अपोज ही कर रहे थे। ठीक है, रेजिस्ट कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है, इसको कैसे बोलना है? बाऊ। ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट ऐसे ही बोलते हैं, बाऊ। हम इस वर्ड को बो भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको कब बोलते हैं? एक तो ये जब बो टाई वाली बात होती है, एक बो टाई होती है ना, ऐसे लड़के लोग लगाते हैं ऐसे बो टाई। एक बो वो होता है, बो एंड एरो। एरो मतलब तीर हो गया, बो धनुष कह दीजिए, आप कमान कह दीजिए। और बाऊ का मतलब क्या होता है? ऐसे सिर झुकाना। जैसे मैंने बोला कि भगवान के सामने सिर झुकाइए, बाऊ बिफोर गॉड। ठीक है, अब देखो ही फाइनली बाउ टू पब्लिक प्रेशर, मतलब पब्लिक प्रेशर के सामने वो झुक गया। और ऐसे ही इसके बाद प्रेपोजिशन क्या आती है? ऐसे टू, या जो मैंने भी बोला था ना कि बाउ बिफोर गॉड, ऐसे भी बोल देता है। ठीक है, अब ये आ जाओ, ये क्या है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता है कोई भी पूर्व घटना। ठीक है, इसको मिसाल भी कह देते हैं, मतलब कोई भी अर्लियर एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला कि चलो ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लेते हैं। द कोर्ट डिसीजन कुड सेट, इसको एक बार छोड़ देते हैं। द कोर्ट डिसीजन कुड सेट अ प्रेसिडेंट, मतलब जो ये कोर्ट का फैसला है ना, ये एक प्रेसिडेंट सेट कर लेगा, मतलब बाकी फैसले भी शायद इसके हिसाब से होंगे आगे। ठीक है, क्लियर है?
तो अगर कोई भी चीज़ जैसे आपने बोला कि प्रेसिडेंट है, तो इसका मतलब जो है वो मतलब पहले ऐसा हुआ है, कोई पूर्व घटना जो पहले हो गई, तो इसको ऐसे प्री से याद कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेल अगेंस्ट। रेल अगेंस्ट का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ की कड़ी आलोचना करना, मतलब भाई तुमने उसकी रेल बना दी। रेल बना दी मतलब उसकी कड़ी निंदा कर ली, इसको ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है? ऑपोजिशन लीडर ने क्या करा? रेल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स डिसीजन, मतलब उसकी तीव्र निंदा करी, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। स्ट्रिंजेंट क्या होता है? सख्त, कड़ा। जैसे गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिंजेंट स्टेप्स, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शंस मस्ट बी टेकन। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस मतलब लागू करें स्ट्रिंजेंट सेफ्टी रूल्स। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है इम्पोज। इम्पोज क्या होता है? थोपना। पहले इसको पढ़ते हैं। अगर आप ऑफिशियली किसी रूल को, कोई टैक्स को, किसी पनिशमेंट को लागू कर रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? इम्पोज। ऐसे सुनो, जैसे मैंने कहा मैं तुम पे अपना फैसला थोपना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू इम्पोज माय डिसीजन ऑन यू, ठीक है? अब सरकार ने क्या किया? हैवी टैक्स ऑन द कंपनी, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है? हैवी फाइन लगा दिया किसके ऊपर? कंपनी पे। नेक्स्ट है रेप्रीव। रेप्रीव को याद कर लो ऐसे, राहत। कोई टेम्परेरी रिलीफ अगर मिलता है ना, तो वो रेप्रीव होती है, ठीक है? अब बारिश ने जो है ना किसानों को एक रेप्रीव दे दी। अच्छा, बाकी ये वर्ड्स है ना सारे के सारे, ये तुमको आर्टिकल में भी मिलेंगे, तो वहां से भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स काफी स्ट्रेंथन हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड पढ़े। अच्छा, डाइल्यूट आप सबको पता होगा। डाइल्यूट क्या होता है? किसी भी लिक्विड में कोई और चीज मिला, मतलब पतला करना किसी भी लिक्विड को। तुम्हें ध्यान होगा ऐसे हम बच्चों को कई बारी सिरप दे देते हैं, बोले क्रॉसिन देनी है बच्चों का ना, तो डॉक्टर आपको बोलते जी अब इसको डाइल्यूट कर लेना। डाइल्यूट मतलब किसी भी चीज में जैसे उसमें थोड़ा पानी मिला करके उसको पतला कर दिया, ठीक है? डाइल्यूट क्या होता है? इसे पतला करना मतलब। और एक इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज को कमजोर करना। जैसे कोई जूस है, मैंने कहा इतना गाढ़ा नहीं दे सकते पेशेंट को, आप डाइल्यूट कर लीजिए, थोड़ा बहुत पानी या दूध में कई बार पानी मिला करके दे सकते हैं ऐसे, है ना? अब ये क्या बना? ये उससे नाउन बना, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव। क्लियर है? तो इसका मतलब कमजोर करना भी है, और किसी लिक्विड को जो है वो पतला करना भी डाइल्यूशन होता है, और ऐसे कमजोर करना भी यही है। सही है? द डाइल्यूशन ऑफ द पॉलिसी कुड रिड्यूस। अगर डाइल्यूशन होता है तो इससे इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्टैंस। अच्छा सुनिए, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा क्या स्टैंस है इसके ऊपर, मतलब स्टैंस मतलब तुम्हारा माइंडसेट क्या है इस बात को लेकर के, तुम्हारी अपनी ओपिनियन क्या है। आप देखो, पहले इसको पढ़ेंगे। मतलब स्टैंस का मतलब हो गया अ पर्टिकुलर एटीट्यूड, आपका पोजीशन, आपका जैसे एक रुख होता है ना कि भाई तुम क्या सोच रहे हो इस चीज को लेकर के, तो तुम्हारा ऐसे अपना स्टैंस क्या है। द गवर्नमेंट हैज टेकन अ फर्म स्टैंड, मतलब सरकार ने एक कड़ा रुख अपनाया है, ठीक है? इम्बोल्डन क्या होता है? बोल्ड क्या होता है? बहुत बोल्ड है ना, तो इम्बोल्डन क्या होता है? किसी का हौसला बढ़ाना। जैसे मैंने कहा कि तुम अगर ऐसे बार बार उसके सामने झुकते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, मतलब इट विल इम्बोल्डन, इम्बोल्डन करेगी ये चीज उसको। तो इम्बोल्डन करना मतलब किसी के हौसले को और मजबूती प्रदान कर देना, ठीक है? द विक्ट्री इम्बोल्डन द टीम टू टेक ग्रेटर रिस्क। विक्ट्री ने क्या करा? टीम को और उसका हौसला बढ़ाया कि वो और रिस्क ले, क्योंकि जब पहले रिस्क ले करके आपको ऐसा सक्सेस मिल जाए तो फिर वो जो एक हिम्मत बढ़ जाती है, तो दिस इज कॉल्ड इम्बोल्डन करना। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ पीपल और थिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, मतलब विविधता, अलग अलग लोगों का, अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग आइडियाज़ का होना। हम भारत को क्यों जानते हैं? इंडिया इज नॉन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्स होकर के भी हम सब यूनाइटेड हैं, एक हैं, इकट्ठे हैं, है ना? अब देखो, शहर को हम क्यों जानते हैं? दिस सिटी इज नॉन फॉर इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। इससे वर्ब क्या निकली? डाइवर्सिफाई करना, ठीक है? अब देखो, डाइवर्सिफाई क्या होता है? अगर आपने अलग अलग चीजों को शामिल कर लिया तो आपने क्या कर लिया? आपने डाइवर्सिफाई कर लिया। या अलग अलग जो आप कहते हैं कि अलग अलग आपने ऑप्शंस रखे हुए हैं। जैसे पहले एक एग्जांपल सुनो, जैसे मैंने कहा तुम ना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई मतलब तुम्हारी जितनी भी सेविंग्स हैं, तुम एक चीज में इन्वेस्ट मत करो। मतलब गोल्ड ले लो ऐसा, थोड़ा बहुत तुम जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, कुछ शेयर्स खरीद लो, तो आपने डाइवर्सिफाई कर दिया। समझ गए? तो डाइवर्सिफाई क्या मतलब? अलग अलग क्षेत्रों में किसी चीज को लगाना। ओके, अलग अलग करना, ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक है? फिर आ गया नेक्स्ट वर्ड लॉबी फॉर। लॉबी फॉर पहले पढ़ो क्या है। ये परसुएड का मतलब होता है राजी करना, मना लेना। देखो,
अगर आपने ट्राई टू परसुएड पीपल इन अथॉरिटी, जो लोग अथॉरिटी में बैठे हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर आप उन पे दबाव डालते हैं कि भाई तुम इस चीज़ को सपोर्ट करो या ये वाला कानून लेके आओ या ये वाला कानून वापसी ले लो, मतलब किसी भी विचार को सपोर्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को लाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए जो दबाव बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लॉबिंग फॉर समथिंग। जैसे मैंने कहा कि दे हैव लॉबिड हार्ड फॉर चेंजेस, मतलब उन्होंने बहुत हार्ड लॉबिंग करी है, ठीक है? समर्थन के लिए दबाव डालना, एनवायरमेंटल ग्रुप्स क्या कर रहे हैं? वो लॉबिंग कर रहे हैं कि भाई स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन लॉज बनाए जाएँ। सॉरी, ठीक है? क्लियर है? आ गया समझ में? अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट। चलिए, अब तो ये पैसेज शुरू हो गया, तो वोकैब्युलरी हमने पूरा कर लिया, अब हम पढ़ रहे हैं इस पैसेज को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं, और इस वीडियो को जो लोग कम्पैटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करना, और अपना कमेंट ज़रूर देना फिर कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो देखिए हमारा आर्टिकल क्या है? टाइम टू पुश बैक, मतलब ये जो है ये अपोज करने का समय है, ये रेजिस्ट करने का समय है, ठीक है? मतलब झुकने का समय नहीं है। द लेटेस्ट एक्यूजेशन लेवल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बी द मोस्ट हार्मफुल टू द इंडियन इकोनॉमी। क्या मतलब बना? लेटेस्ट एक्यूजेशन, जो एक्यूजेशन क्या होता है? आरोप। जो अभी आरोप लगाए हैं किसने? यूएस ने भारत के खिलाफ, उन आरोपों में, मतलब ये जो एक्यूजेशन है इसमें जो है पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब ये पॉसिबिलिटी रखता है, इसमें ये क्षमता है, इसमें जो है पोटेंशियल है टू बी द मोस्ट हार्मफुल टू द इंडियन इकोनॉमी, मतलब ये भारत के लिए बहुत ही, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है? मतलब ये जो एक्यूजेशन यूएस ने लगाए हैं, मतलब एक्यूजेशन हैज द पोटेंशियल, ये ऐसे बन रहा है, द लेटेस्ट एक्यूजेशन हैज द पोटेंशियल, मतलब इस एक्यूजेशन में जो है ये जो आरोप भारत पे लगा है इसमें एक ऐसा, मतलब इससे जो है भारत की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ सकता है, ये इसका मतलब है, ठीक है? रिसेंट व्हाइट हाउस रिपोर्ट, अभी एक व्हाइट हाउस की रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ कॉमा लग गया, नेमिंग अराउंड 40 कंट्रीज एंड ऑल, जिसमें 40 देशों के नाम है। अब एक कॉमा यहाँ लगा है कि यहाँ लगा, बस आपने हिंदी ऐसे कर लेनी है। रिसेंट व्हाइट हाउस रिपोर्ट है सेड दैट, मतलब एक व्हाइट हाउस की रिपोर्ट ने कहा है, अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। इंडिया रैंक्स अमंग द टॉप इनेबलर्स ऑफ चाइनाज इवेजन ऑफ यूएस टैरिफ्स। इवेड हमने डिस्कस किया था, क्या होता है? कर की चोरी, इवेड मतलब बचना किसी चीज से। अगर आप अपना इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो आप उसको क्या कर रहे हैं? इवेड कर रहे हैं। तो यूएस ये बोल रहा है कि भाई इंडिया जो है ना वो टॉप इनेबलर्स में से एक है, मतलब इंडिया टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, जहां तक किसकी बात आती है? चाइना जो है ना, मतलब चाइना ऑफ यूएस टैरिफ, मतलब चाइना जो यूएस टैरिफ बचाना चाहता है ना, तो मतलब उसमें भारत उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। मतलब चाइना का जो इवेजन है, चाइना जो बच रहा है यूएस टैरिफ से, उससे उसको सपोर्ट कौन करता है? भारत के लोग सपोर्ट करते हैं, ताकि चाइना को ज्यादा टैरिफ ना देना पड़े, ठीक है? द एक्यूजेशन इज दैट, और आरोप सुनो क्या है? दैट इंडिया एंड दीज अदर कंट्रीज, कि भारत और ये कुछ और देश आर इम्पोर्टिंग चाइनीज गुड्स, वो क्या कर रहे हैं? चाइनीज सामान मंगाते हैं, मेकिंग माइनर मॉडिफिकेशंस टू देम एंड देन एक्सपोर्टिंग देम टू द यूएस एट लोअर टैरिफ्स देन व्हाट चाइनीज गुड्स वुड हैव फेस्ड। मतलब भारत क्या करता है और कुछ और देश क्या करते हैं? वो चाइनीज सामान मंगाते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंज करते हैं, देन एक्सपोर्टिंग, और फिर उनको यूएस को बेच देते हैं। किस पे? कम टैरिफ पे बेचते हैं, जितना कि चाइना पे टैरिफ लगता अगर चाइना डायरेक्ट उनको मतलब सामान बेचता तो, ठीक है? जितना कि चाइनीज गुड्स वुड हैव फेस्ड, फेस मतलब अगर चाइनीज गुड पे जो लगाया जाता टैरिफ, ठीक है? तो इस तरह से भारत क्या कर रहा है? भारत जो है वो टॉप इनेबलर्स में से एक है, वो चाइना को हेल्प करता है इवेजन ऑफ यूएस टैरिफ्स में, ठीक है? द टेक्ट दैट चाइनीज इम्पोर्ट्स फॉर्म अ सिग्निफिकेंट फिलर, ये फैक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से ना। बात ये है दैट चाइनीज इम्पोर्ट्स फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज नो सीक्रेट। और उसने बोला कि जो चाइना से सामान आता है, इम्पोर्ट क्या होता है? जो हम मंगाते हैं चाइना से, जो इम्पोर्ट होता है, फॉर्म मतलब यहाँ पे फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है बनाना, फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पिलर, वो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। क्या पिलर है? मतलब भारत के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है, भारत का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है क्या? चाइनीज़ इम्पोर्ट, जो चाइना से सामान मंगाया जाता है, और ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये बात सबको पता है। येट द नेचर ऑफ दीज इम्पोर्ट इज स्लोली चेंजिंग, हालांकि अभी जो जिस तरीके से भारत चाइना से सामान मंगा रहा है वो थोड़ा सा उसका तरीका भी बदल रहा है।
इंडिया इज ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम इम्पोर्टिंग। ग्रेजुअली क्या होता है? धीरे धीरे। अभी भारत क्या हो रहा है? भारत जो है वो धीरे धीरे थोड़ा दूर हो रहा है। किससे दूर हो रहा है? ये यहाँ धीरे धीरे आएगा, ठीक है, एक मिनट इसको लिख देती हूँ। धीरे धीरे, ठीक है। इंडिया इज ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम इम्पोर्टिंग फिनिश प्रोडक्ट्स। अभी क्या है कि भारत ना फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं मंगा रहा वहां से, ठीक है, मतलब हल्का सा उससे दूर हो रहा है। मेकिंग कॉस्मेटिक चेंजेस एंड सेलिंग देम। कॉस्मेटिक ये वो वाली कॉस्मेटिक नहीं है जो तुम सोचो कि भैया ये जो लिपस्टिक बिंदी ये सब हो गया कॉस्मेटिक में, नहीं। कॉस्मेटिक का मतलब स्मॉल चेंजेस जो आपने ऊपरी सतह पे चेंज कर दे, कुछ ज्यादा अंदर चेंजेस नहीं करे, मतलब किसी का इंटरनल फंक्शन जो है किसी भी प्रोडक्ट का उसको चेंज नहीं किया, थोड़ा बहुत उसको चेंज करके बेच दिया। अब देखो ये सेंटेंस क्या था? ये सेंटेंस था इंडिया इज ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम इम्पोर्टिंग फिनिश प्रोडक्ट्स। अभी भारत क्या कर रहा है? थोड़ा सा इस चीज से दूर हो रहा है। जैसे पहले फिनिश प्रोडक्ट्स मंगाता था, थोड़ा बहुत चेंज किया, उनको बेच दिया, अब इससे हट रहा है। इंस्टेड का मतलब क्या होता है? की बजाय। The share of intermediate goods in Indian imports from China has been steadily rising. ये steadily वही है, कछुए की कहानी में आप सबने पढ़ा है, slow and steady wins the race. Slow मतलब धीरे, steady मतलब निरंतर, लगातार। अब इसका मतलब क्या हुआ? द शेयर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। अभी जो है ना इंडियन इंपोर्ट्स में, मतलब इंडिया में जो सामान आ रहा है चाइना से, उसमें इंटरमीडिएट गुड्स का शेयर बढ़ रहा है। अब वो है क्या? समझिए, दैट इज इंडिया इज डूइंग मच ऑफ इट्स ओन असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग इन सेवरल सेक्टर्स नाउ, relying on China and other countries for the parts needed. अभी क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया इज डूइंग मच ऑफ इट्स ओन असेंबली। अब भारत खुद असेंबल करता है, मतलब वहां से कुछ सामान मंगा लेता है, कुछ एक पार्ट्स मंगा लिए जो चाहिए, उनकी असेंबल खुद करेगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग इन सेवरल सेक्टर्स नाउ, और ऐसे मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है कई सेक्टर्स में। रिलाइंग ऑन, रिलाई ऑन क्या होता है? निर्भर रहना। और निर्भर कैसे है? चाइना और अदर कंट्रीज पे फॉर द पार्ट्स नीडेड। तो अभी फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं मंगा रहा है, तो क्या मंगा रहा है? मतलब इंटरमीडिएट गुड्स आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस शिफ्ट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स, ये टुवर्ड्स ऐसे आएगा, फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। कौन सा बदलाव? कि अभी इंडिया क्या कर रहा है? फिनिश प्रोडक्ट्स ना मंगा करके क्या मंगा रहा है? इंटरमीडिएट गुड्स ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। और ये जो बदलाव है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। मतलब हो सकता है कि भारत फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करने लगे कुछ एक समय के बाद। द यूएस हैज नॉट येट अनाउंस्ड, हालांकि यूएस ने घोषणा नहीं करी है। पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। द यूएस हैज नॉट येट अनाउंस्ड punitive action based on its assessment of apparent Chinese tariff evasion, though that eventuality is conceivable. आया किसी को समझ में? द यूएस इज नॉट येट अनाउंस्ड, हालांकि यूएस ने कोई भी पुनिटिव एक्शन की घोषणा नहीं करी है कि भाई यूएस जो है पुनिटिव एक्शन लेगा। किसके आधार पे? जो यूएस ने असेसमेंट करी है और उसको लग रहा है कि भाई चाइनीज टैरिफ इवेजन हो रहा है, ठीक है, मतलब चाइनीज जो है वो टैरिफ से बचा जा रहा है, ठीक है, मतलब चाइना का जो एक प्रयास है टैरिफ से बचने का, जो उसने असेसमेंट करी है चाइनीज टैरिफ इवेजन को लेकर के, उसके खिलाफ उसने ऐसा ये तो नहीं कहा है कि भाई हम कोई ऐसा पुनिटिव एक्शन लेंगे, हालांकि ऐसा होने की संभावना है। इवेंचुअलिटी क्या होता है? अ पॉसिबल हैपनिंग, मतलब जो हो सकता है, और कंसीवेबल क्या है? जिसकी कल्पना है, मतलब लेकिन ऐसा कुछ होने की संभावना है, ठीक है। कंसीवेबल क्या था? दैट कैन बी कंसीव्ड, जिसको आप कल्पना कर सकें, जिसको मान सकें कि भाई शायद ऐसा हो जाएगा। हाउएवर शुड इट डू सो, ये कैसा है? ये तुम सबने स्कूल्स में पढ़ा है, शुड इट रेन, मतलब इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, तो इसका मतलब क्या है? इफ इट, अगर ऐसा होता है। अगर शुड इट से सेंटेंस शुरू होना तो तुमने हमेशा से हिंदी कैसे कर लेनी है? इफ इट। और अगर ऐसा होता है, इंडिया मस्ट रेजिस्ट बाउइंग टू यूएस प्रेशर ऑन दिस इशू, तो भारत जो है वो विरोध करे, बाऊ ना करे। इसको बो नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, बाऊ कह रहे हैं। बाऊ मतलब ऐसा झुकाना कि भैया सिर झुका करके उनकी बात को नहीं मान ले। टू यूएस प्रेशर के सामने भारत झुके नहीं, एज इवन द गवर्नमेंट हैज एडमिटेड, और हालांकि अभी तो सरकार ने भी मान लिया है, चाइनीज इम्पोर्ट्स राइट नाउ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेक इन इंडिया स्टोरी। और अभी चाइनीज इम्पोर्ट जो है ना, जो मेक इन इंडिया वाली जो चलता है कि भाई सब कुछ यहीं पे जो है प्रोड्यूस करो भारत में ही, तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब मेक इन इंडिया स्टोरी का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट चाइनीज इम्पोर्ट है, जो चाइना से सामान मंगाया जाता है, और गवर्नमेंट ने इसको एडमिट कर लिया है। अब देखो, द फियर ऑफ इंडिया बाउइंग टू यूएस प्रेशर इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट। तो ये जो डर है भारत का यूएस प्रेशर के सामने झुकने का, ये आधारित है
पहले वाली घटनाओं पे प्रेसिडेंट, कोई प्रीवियस एग्जाम्पल, कोई पहले ऐसी घटना हो गई हो, इसलिए अभी भी ऐसा डर है कि कहीं ना कहीं भारत झुक ना जाए। In his first term as US President, Donald Trump railed against India's tariff on high-end motorcycles. जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म था यूएस प्रेसिडेंट का, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। रेल्ड अगेंस्ट का मतलब क्या है? टू क्रिटिसाइज। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इंडिया टैरिफ जो लगता था किसके ऊपर? हाई एंड मोटरसाइकिल पे। हाई एंड मतलब जो प्रीमियम क्वालिटी की मोटरसाइकिल्स थे उस पे जो टैरिफ लगता था, उसकी जो है वो बड़ी निंदा करी, बड़ी उसको क्रिटिसाइज करा डोनाल्ड ट्रंप ने। और 2018 में, इन 2018, India cut these tariffs to 50% from the earlier 60% to 75% and then cut them further to 40% in February 2025 before trade deal talks had even started. फिर भारत ने क्या करा? भारत ने इन टैरिफ्स को कम कर दिया टू मतलब तक है यहाँ पे 50% तक। पहले कितना था? 60% टू 75% था। फिर उसको और कम किया फर्दर, मतलब आगे और कम किया 40% तक फरवरी 2025 में। और बिफोर ट्रेड डील टॉक्स हैड इवन स्टार्टेड, मतलब अभी तो ये ट्रेड डील्स वाली टॉक अभी शुरू ही नहीं हुई थी, उससे पहले इंडिया ने टैरिफ अपना उठा करके 40% तक कर दिया था। सिमिलरली इट स्लैश द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन श्रिम्प फीड। इसी तरह से भारत ने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी। स्लैश का मतलब भी यहाँ पे क्या है? कम करना। ठीक है, किसके ऊपर कम करी? श्रिम्प फीड। श्रिम्प मछली होती है, जो मछलियों का चारा होता है, एंड इट्स कंपोनेंट्स इन फरवरी 2024 के बजट में। ये की आस्क ऑफ द यूएस, ये भी यूएस की एक मांग थी। इट डिड द सेम विद टैरिफ्स ऑन फ्रोजन डक एंड टर्की। और भारत ने जो टैरिफ किस पे लग रहा था? फ्रोजन डक और टर्की पे, उसमें भी ऐसा ही किया। द प्रेशर ऑफ द 50% punitive tariffs pushed India to diversify away from Russian oil despite India's strident claims of energy sovereignty and the discount it was receiving. पढ़िए, आया समझ में इसकी हिंदी क्या बनी? देखिए, द प्रेशर ऑफ द 50% पुनिटिव टैरिफ्स। अब जब भारत पे प्रेशर आया कि भाई उसको 50% टैरिफ लगा एज ए पनिशमेंट, आप समझ लीजिए, तो इससे इंडिया, मतलब इसने इंडिया को फोर्स किया टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम रशियन ऑयल। अगर मतलब देखिए, डाइवर्सिटी क्या होती है? विविधता, अलग अलग। अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप एक चीज पे फोकस ना रह करके जो है अलग अलग ऑप्शंस को ध्यान पे रखते हैं। मतलब आप एक चीज पे अपने डिपेंडेंस कम करके अब दूसरे विकल्पों को चुन लेते हैं, दूसरे ऑप्शन से भी आप अब देखते हैं कि भाई इससे अगर मेरा काम चल जाए तो। फिर भारत ने क्या करा? जब भारत पे 50% पुनिटिव टैरिफ लगा, मतलब दिस पुनिटिव टैरिफ पुश्ड इंडिया टू डाइवर्सिफाई अवे, तो भारत ने क्या करा? रशियन ऑयल पे अपनी डिपेंडेंस कम करी। और उस वक्त पे भारत बड़े बड़े ये दावे भी कर रहा था कि हम जो है एनर्जी सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि मतलब एनर्जी को लेकर के हम अपना, मतलब हमारा फैसला हमारा अपना होता है, हम नहीं देखना है कि भाई हमको कहाँ से तेल मंगाना है। ठीक है, भारत एक तरफ स्ट्राइडेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट दावे कर रहा था एनर्जी सॉवरेनिटी को लेकर के कि भाई अगर एनर्जी सॉवरेनिटी वाले फैसले हमारे खुद के हैं, अगर आप सॉवरेन हैं किसी भी चीज को लेकर के तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, यू आर मेकिंग योर ओन डिसीजंस। एंड द डिस्काउंट, और उस वक्त पे भारत को रशिया से अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा था और भारत ये भी कह रहा था कि ये हमारा खुद का फैसला है। फिर भी भारत ने क्या करा? जो है मतलब डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम रशियन ऑयल, मतलब उसने रशियन ऑयल पे अपनी डिपेंडेंस कम कर दी ऑयल की। फिर और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लगा कि भाई अब और तेल कहाँ से मंगा सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। Russia's share in India's oil imports fell to below 20% in January 2026 from nearly double that when the 50% tariffs were imposed 6 months earlier. अब देखिए क्या है, मतलब रूस की भागीदारी, रशिया का जो शेयर था ऑयल इंपोर्ट में, जो भारत इंपोर्ट कर रहा था जितना भी तेल, उसमें रशिया की शेयर कितना था? 20% तक गिर गया था। इन जनवरी 2026 में मात्र 20% तक रह गया था। पहले कितना था? फ्रॉम नियरली डबल से व्हेन जब 50% टैरिफ लगा था उस वक्त पर डबल था, उसके बाद कितना रह गया? 20%। दिस हैड हैपेंड विद वेनेजुएलन ऑयल इन 2019 एज वेल। एज वेल का मतलब क्या हो गया? ऑल्सो। और 2019 में इस केस में भी यही हुआ था, वेनेजुएलन ऑयल के केस में भी। इट वॉज द वेस्ट एशिया क्राइसिस। फिर ये जो वेस्ट एशिया वाला क्राइसिस हुआ एंड द यूएस का टेम्परेरी रिट्रीव, रेप्रीव को आप यहाँ राहत ले सकते हैं। इस सेंटेंस को एक बार दोबारा पढ़ेंगे। इट वॉज द वेस्ट एशियाज क्राइसिस एंड द यूएस टेम्परेरी रेप्रीव दैट हैज सीन इंडिया टर्निंग बैक टू रशियन ऑयल। जब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ और जब यूएस से राहत मिली तो भारत फिर जो है रशियन ऑयल की तरफ चला गया।
और नेक्स्ट पढ़ेंगे, अलाइंग एफडीआई इन द ई कॉमर्स इन्वेंट्री मॉडल एज इंडिया रिसेंटली डिड वाज समथिंग अमेजन हैड बीन लॉबिंग फॉर अ डेकेड एंड द डाइल्यूशन ऑफ इंडियाज लॉन्ग हेल्ड स्टैंड्स। इसको समझते हैं क्या है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। भारत ने जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशन दे दी ई कॉमर्स इन्वेंट्री मॉडल में, ठीक है, जो भारत ने अभी हाल ही में किया है, वॉज समथिंग, ये कुछ मतलब एफडीआई को अलाउ कर देना ई कॉमर्स इन्वेंट्री मॉडल में, ये कुछ ऐसा था जिसकी मांग अमेजन भी कर रहा था फॉर अ डेकेड, मतलब पिछले 10 सालों से। और ये लॉबी फॉर का मतलब होता है सरकार पे दबाव डालना, डिसीजन मेकर पे अगर आप एक प्रेशर बनाते हैं कि भाई तुम इस चीज़ को शुरू करो, तो वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जब एफडीआई की परमिशन दी भारत ने ई कॉमर्स इन्वेंट्री मॉडल में, तो ये कुछ ऐसा था जिसकी मांग ऑलरेडी अमेजन कर रहा था पिछले जो है एक डेकेड से, एंड अ डाइल्यूशन ऑफ इंडियाज लॉन्ग हेल्थ स्टैंड्स, और कहीं ना कहीं जो है ना ये एक डाइल्यूशन भी है इंडिया का, जो लंबे समय से जो भारत का पहले माइंडसेट था, जो भारत ने अपनी राय बना रखी थी। अगर आपका जो स्टैंड होता है वो आपकी ओपिनियन होती है, उसमें मतलब आप इतना समझ लीजिए कि ये भारत के रुख में, ये भारत के व्यवहार में कहीं ना कहीं एक नरमी को दिखा रहा था। ये डाइल्यूशन किससे बना? डाइल्यूट से। डाइल्यूट आपको पता होगा, कोई मेडिसिन या किसी भी लिक्विड को जब हम पतला करते हैं तो हम उसको डाइल्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को कोई मेडिसिन देनी है लिक्विड फॉर्म में, तो हम क्या कहते हैं? इसको डाइल्यूट कर लेना। डाइल्यूट मतलब इसको और थोड़ा पतला कर लेना। तो ये कहीं ना कहीं जो भारत की एक लंबे समय से मतलब बना आ रहा, जो भारत का माइंडसेट था, वो लग रहा था कि थोड़ा बहुत उसमें कहीं ना कहीं नरमी आई है, वो अभी थोड़ा सा कमजोर हो गया, क्योंकि भारत ने अभी परमिशन दे दी। किसकी परमिशन दे दी? एफडीआई की ई कॉमर्स इन्वेंट्री में। द यूएस कैन विल्ड इमेंस प्रेशर, यूएस प्रेशर बना सकता है। एंड सो कंसेशंस भी समझ में आती है। कंसेशन मतलब भाई किसी ने कुछ मांगा और आपने उसके लिए कुछ हद तक हाँ कर दी, तो कंसेशन जो अब रियायतें जिसको बोल देते हैं, और ये रियायतें भी समझ में आती हैं। बट दैट हैज़ एम्बोल्डन इट टू मेक इंक्रीजिंग डिमांड्स, मतलब इन रियायतों ने, एम्बोल्ड क्या होता है? टू मेक समवन ब्रेव, लेकिन इसने जो है यूएस को और ब्रेव कर दिया है, मतलब और उसकी हिम्मत बढ़ा दी है कि वो और मांग कर रहा है। इंडिया नीड्स टू स्टार्ट पुशिंग बैक, अब भारत को इसका विरोध करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, देख लेंगे इसको एक बार। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग को कितना समझ आता है, आप लोग कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, वोकेबुलरी आपको कितना हेल्प करती है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करिएगा जो लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने स्किल्स अच्छे करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।